अनडेड अनलक एपिसोड नंबर 23। ये एपिसोड उस समय शुरू होता है जब फूको एंडी की मेमोरीज वाली बुक में जाती है। एनो फूको से कहती है, एंडी इस समय उस लाइफ को जी रहा है जिसमें तुम एंडी से उसके शुरुआती समय में मिली थी। ये चीज उसकी असली मेमोरीज को नहीं बदलेगी, पर इससे एंडी और तुम्हारे बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। तभी वहाँ पर रीप आ जाता है। रीप के साथ अंडर के दो और लोग आते हैं। इसमें से एक आदमी अनसीन होता है और एक ने खरगोश का कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है। एनो रीप से कहती है, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम सबको तुरंत ही मार दूंगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फूको एंडी की सबसे पुरानी मेमोरी में पहुंच जाती है, पर वहां पर फूको की मुलाकात विक्टर से होती है। विक्टर फूको को वहां से चले जाने के लिए कहता है, पर फूको मना कर देती है। इसके बाद विक्टर लगातार फूको को मारते हुए उस समय में ले जाता है जब फूको और एंडी दोनों पहली बार मिले थे। विक्टर वहां भी फूको को मार कर उसे एंडी से मिलने से रोकना चाहता था, जिससे वो एंडी की जगह पर वापस से जिंदा हो सके, पर सही समय पर एंडी आकर फूको को बचा लेता है। इसके बाद एंडी और विक्टर की फाइट होती है। फूको और एंडी दोनों मिलकर विक्टर को हरा देते हैं। इस पर विक्टर को यकीन हो जाता है कि शायद फूको और एंडी दोनों मिलकर गॉड को हरा सकते हैं। आगे फूको वापस से रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। अब बात करते हैं इस एपिसोड की। रीप आकर एनो पर हमला शुरू कर देता है, पर एनो यूएमए स्प्रिंग का हाथ का यूज करके खुद को बचा रही होती है। रीप एनो से कहता है, हम भी फ्यूचर को जानना चाहते हैं। तुमने जो भी चैप्टर्स छुपाए हुए हैं हमें भी वो सब जानना है। दूसरी तरफ अनसीन रीप से कहता है, अगर मैं फूको को मार देता हूँ तो मुझे राउंड टेबल पर तुमसे ऊंची सीट मिलेगी। जिसने मेरे पेट पर कट का निशान लगाया था, आखिर मैं उसकी क्यों सुनूं? रीप आगे एनो पर हमला करते हुए कहता है, तुमने फ्यूचर देखा हुआ है, आखिर फिर तुम एंडी और फूको को क्यों बचा रही हो? इस पर एनो रीप के हमले को रोकते हुए कहती है, उन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। अब मेरी बारी है कि मैं उनकी हेल्प करूं। हम देखते हैं कि रीप का हमला इतना ज्यादा जोरदार होता है कि एनो रीप के हमले को रोक नहीं पाती और इससे उसका दूसरा हाथ भी कट जाता है। अगली सीन में हमें एनो की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है। हमें बताया जाता है कि एनो का असली नाम अकीरा कुनो होता है। बचपन से ही अकीरा मांगा में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है और अकीरा की माँ भी अकीरा को मांगा पढ़कर सुनाया करती थी। एक दिन अकीरा को आर्टिफैक्ट जी लाइनर मिल जाता है। जैसे ही अकीरा उस आर्टिफैक्ट को छूती है, उसे करंट लूप की अर्थ का सारा पास्ट और फ्यूचर दिखने लग जाता है और साथ ही में उसे यूएमए नेगेटर और आर्टिफैक्ट्स के बारे में भी पता लग जाता है। अकीरा को लगता है कि ये कोई साइंस फिक्शन स्टोरी है। अकीरा सोचती है, कहीं मैं ये स्टोरी भूल ना जाऊं। इसीलिए अकीरा जल्दी से जल्दी इस स्टोरी को लिखकर अपनी माँ को दिखाने की सोचती है। जैसे ही अकीरा घर लौट रही होती है, हम देखते हैं कि अकीरा एक आदमी से टकरा जाती है, पर उस आदमी को अकीरा के होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। हमें पता चलता है कि इसी समय अकीरा को नेगेटर की पावर भी मिल जाती है। आगे अकीरा घर जाकर स्टोरी लिखने लग जाती है। जैसे ही अकीरा की माँ घर पर आती है, अकीरा अपनी ड्राइंग्स दिखाने के लिए अपनी माँ के पास पहुंच जाती है, पर हम देखते हैं कि अकीरा की नेगेटर एबिलिटी की वजह से अकीरा की माँ उसे देख नहीं पाती। इसके बाद अकीरा की माँ हर तरफ अकीरा को ढूंढने लग जाती है और पुलिस में भी अकीरा के लापता होने की कंप्लेन दर्ज कर देती है। अकीरा अपनी माँ को इतना ज्यादा परेशान देखकर रोने लग जाती है। अकीरा अपनी माँ के पास ही बैठी होती है, पर उसके बाद भी उसकी माँ उसे महसूस तक नहीं कर पाती। अकीरा की माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि अकीरा जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे और हमेशा मांगा को लिखती रहे। अपनी माँ की बात सुनकर अकीरा के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो घर छोड़ने का फैसला करती है। इसके बाद अकीरा अपना घर छोड़कर निकल जाती है। अकीरा को समझ आ गया होता है कि जो स्टोरी उसने सोची थी, उस स्टोरी के कैरेक्टर के जैसे ही उसके पास भी नेगेटर एबिलिटी आ गई है। आगे अकीरा को यूनियन की स्टोरी और उनकी बहादुरी को सोचकर हिम्मत मिल जाती है और वो उनके ऊपर मांगा लिखना शुरू कर देती है। अकीरा सबसे पहले अपनी लाइफ के ऊपर एक मांगा लिखकर सबमिट कर देती है, जिसका नाम टू यू फ्रॉम मी होता है। इसके लिए अकीरा एक राइटर नाम सोचती है। उसकी मांगा और उसे कोई नहीं देख सकता है, इसीलिए अकीरा अननोन से मिलता जुलता नाम एनो उन रख देती है। कुछ समय बाद अकीरा को पता चलता है कि उसकी लिखी हुई मांगा को सभी लोग पढ़ रहे हैं
और उसकी मांगा एक कंपटीशन में भी दर्ज हो जाती है जिसमें उसे 1 मिलियन एन का इनाम भी मिल जाता है। पर अकीरा ने अपनी मांगा पर कोई भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है, जिसकी वजह से वो सभी एनो को ढूंढ रहे होते हैं। आगे अकीरा को एहसास होता है कि सभी लोग अकीरा कुनो को नहीं देख सकते, पर जब तक वो एनो उनके नाम से मांगा लिखेगी तब तक लोग उसे और उसकी मांगा को पहचान पाएंगे। बीच में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक हॉस्पिटल में अकीरा की मां एडमिट होती है। वो काफी बूढ़ी हो चुकी होती है और अकीरा की मांगा टू यू फ्रॉम मी पढ़कर मुस्कुरा रही होती है। आगे अकीरा को अगली मांगा लिखने के लिए ऑफिस बुला लिया जाता है। अकीरा अभी भी एंडी और फुको की मेमोरीज को एक स्टोरी समझ रही होती है। अकीरा सोचती है एंडी और फुको की स्टोरी इतनी ज्यादा अच्छी है कि मुझे रियल महसूस होती है। इसके बाद अकीरा को याद आता है कि एंडी इस समय जापान में क्विक शॉट टेक्निक सीख रहा होगा। अगर ये स्टोरी रियल है तो मैं अभी जाकर एंडी से मिल सकती हूँ। कहीं ये चांस मिस हो गया तो एंडी सीधा अगस्त 2020 में ही जापान आएगा। ऐसा सोचकर अकीरा एंडी से मिलने के लिए निकल जाती है। इसके बाद अकीरा को एंडी एक जगह पर प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई देता है। एंडी को असलियत में देखकर अकीरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और एंडी की तरफ भागती है, पर एंडी को भी अकीरा दिखाई नहीं देती। हम देखते हैं कि एंडी एक लड़की के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। इस लड़की का नाम यूशा ही होता है। ये लड़की एंडी को सभी शॉर्ट टेक्निक सिखाती है। जब एंडी वहां से जा रहा होता है तो यूशाई एंडी को रोकने की कोशिश करती है, पर एंडी उससे कहता है अगर तुम मुझसे ज्यादा जी सकती हो तो मैं यहाँ पर जरूर रुकता। ऐसा बोलकर एंडी वहां से चला जाता है। जब अकीरा ये सब देखती है तब उसे एहसास होता है कि सभी निकेटर्स उनकी पावर्स की वजह से इस दुनिया में सफर कर रहे हैं। उसके बाद भी यूनियन के लोग अपनी पूरी हिम्मत से गॉड को हराने में लगे हुए हैं। मैंने फ्यूचर देखा हुआ है। अगर यूनियन ने एंडी और फुको को खो दिया तो वो लोग गॉड के सामने कभी भी नहीं जीत पाएंगे। ये चीज केवल मुझे ही पता है। क्या मुझे टॉर्चर करने के लिए ये पावर दी गई है? मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। अकीरा ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसे मांगा के बारे में ख्याल आता है। अकीरा सोचती है मैं एनो उनके नाम से मांगा निकाल सकती हूँ। मेरे रूल्स में ये एक लूप होल है। मैं इसका यूज करके फ्यूचर के बारे में लोगों को बता सकती हूँ, पर मैं स्टोरी को सीधा नहीं लिख सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो सभी यूनियन मेंबर्स की ग्रोथ रुक जाएगी। उनकी जो भी फीलिंग्स है, उनके इमोशंस हैं, वो नेगेटर्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ऐसा सोचकर अकीरा मांगा लिखना शुरू कर देती है। अकीरा सोचती है कि मेरी टॉप प्रायोरिटी यूएमए ऑटम के साथ होने वाली बैटल को लिखने में होगी। इसी बैटल से 2 अलग अलग फ्यूचर की शुरुआत होगी। मुझे यहाँ पर बस एक चीज को बदलना है। उसके लिए मुझे जो कुछ चाहिए होगा मैं वो सब कुछ कलेक्ट करूंगी। इसके बाद अकीरा यूनियन की लाइब्रेरी में घुसकर एक आर्टिफैक्ट के बारे में जानकारी चुरा लेती है। अकीरा इस जानकारी का यूज करके सोल कैलिबर आर्टिफैक्ट को ढूंढ निकालती है। इस तरह से सोल कैलिबर अकीरा को मिल जाता है। अगली सीन में हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। रेप के हमले से अकीरा का दूसरा हाथ भी कट जाता है। इसके बाद अनसीन फुको को मारने के लिए फुको के पास पहुंच जाता है। फुको की सोल भी एंडी की बुक से बाहर आकर अपनी बॉडी में जाने लगती है और एंडी भी नॉर्मल हो जाता है। तभी अकीरा एंडी को अपना न्यू अटैक डेडलाइन यूज करने को कहती है। अकीरा की बात सुनकर एंडी फटाफट से डेडलाइन यूज करता है। इससे एंडी के हाथ से खून की तेज धार निकलती है जो रूम के चारों तरफ दीवारों को काट देती है। इसी के साथ अनसीन की आधी बॉडी भी कट जाती है। हमें बताया जाता है कि अकीरा ने जो फ्यूचर देखा था उसके हिसाब से अगर यूएमए ऑटम से लड़ते हुए अकीरा एंडी और फुको का साथ नहीं देती तो आज 5 दिसंबर 2020 के दिन अनसीन के हाथों द्वारा फुको की मौत हो जाती। एंडी सही समय पर डेडलाइन का यूज करके फुको को बचा लेता है। इसके बाद फुको को होश आ जाता है। फुको देखती है कि अकीरा के दोनों हाथ कट चुके हैं। ये देखकर फुको को रोना आ जाता है। एंडी फुको से कहता है अगर अकीरा ने सही समय पर मुझे नहीं बताया होता तो शायद अनसीन तुम्हें मार देता। मैंने तुम्हें बुक में भी सिखाया था। क्या तुम इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई? ये सुनकर फुको अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और लड़ाई के लिए रेडी हो जाती है। एंडी और फुको को साथ देखकर अकीरा कहती है अब मैं वो स्टोरी देखूंगी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसके बाद रीप और खरगोश जैसी दिखने वाली लड़की एंडी और फुको पर हमला शुरू कर देती है। हमें खरगोश वाली लड़की का नाम बैक बताया जाता है। फुको पहले बैक पर गन से हमला करने की कोशिश करती है, फिर फुको सोचती है कि ये लोग भी नेगेटर है, मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। ऐसा सोचकर फुको अपना ग्लव उतार लेती है।
जैसे ही बैक फूको से गन लेने की कोशिश करती है, फूको बैक को एक तमाचा मारती है जिससे बैक जमीन पर जाकर गिरती है। हम देखते हैं कि बैक फूको से गन ले चुकी होती है और उसे अपने खरगोश के सूट के अंदर छुपा लेती है, पर तभी जमीन पर गड्ढा हो जाता है और बैक उसमें गिर जाती है। ये देखकर रिप बैक के पास आ जाता है और कहता है, आज कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, पहले अनसीन और अब बैक, मुझे ये खुद ही करना चाहिए था। आगे फूको रिप से कहती है, क्यों ना हम ऑटम को साथ मिलकर पकड़े, हम दोनों का एम गॉड को मारना है, उसके लिए हमें पहले ये मिशन पूरे करने होंगे। फूको की बात सुनकर रिप कहता है, गॉड को मारना बिली का गोल है, क्रीड पूरे देश पर कब्जा करना चाहता है, फैंग सारे आर्टिफैक्ट इकट्ठा करना चाहता है, मैं और लातला दोनों को आर्टिफैक्ट आर्क चाहिए जो जूइस के पास है। हम सभी लोगों के गोल्स अलग अलग हैं। जब हम लोगों के इंटरेस्ट एक होते हैं, हम केवल तभी साथ में काम करते हैं। इसी तरह से ये अंडर काम करता है। अगर तुम्हारे पास आर्क से रिलेटेड कोई जानकारी है तो बताओ, वरना तुम लोग यहाँ पर मारे जाने वाले हो। रिप की बात सुनकर फूको सोच में पड़ जाती है, आखिर रिप को आर्क क्यों चाहिए। आगे अकीरा रिप को समझाते हुए कहती है, तुम्हें आर्क के बारे में भूल जाना चाहिए, मैंने फ्यूचर देखा हुआ है, तुम और लातला दोनों ही लोग आर्क को यूज नहीं कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम लातला को हमेशा के लिए खो दोगे। आगे हमें रीप की मेमोरी का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बड़े पत्थर के ऊपर तेज बारिश हो रही होती है। अकीरा की बात सुनकर रीप गुस्से में आ जाता है और कहता है, उसकी लाइफ रिपेयरेबल थी, इसके लिए मैं आर्क का यूज करके सभी चीजों को वापस से करूंगा, मुझे चाहे अपने दोनों पैर, अपनी जान और दूसरों की जान ही क्यों न लेनी पड़े, मैं उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए रेडी हूँ। इसीलिए तुम लोग पीछे हट जाओ और मुझे ऑटम को पकड़ने दो। आगे वहाँ पर लातला भी आ जाती है। लातला रिप से कहती है कि तुम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते हो, अगर ये बात उसकी लाइफ की है तो मैं भी कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर लातला और रिप दोनों किसी दूसरे इंसान की बात कर रहे होते हैं जो लातला और रिप के बहुत ही ज्यादा करीब होता है। एपिसोड के लास्ट में लातला बताती है कि एंडी की बुक से अट्रैक्ट होकर यूएमए ऑटम उनकी तरफ आ रहा है। इसके बाद एंडी और फूको, रिप, बैक और लातला ऑटम से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।